जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूनिक क्लासेज बूंदी में। अपन चित्रकला का आज पाँचवां लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है पहाड़ी चित्रकला शैली। इससे पहले अपन 4 लेसन पढ़ चुके हैं। आपको उनका अध्ययन करना है और उनका क्या करना है, रिविजन करना है। अब अपन देखते हैं 5 जिस चैप्टर को अपन अध्ययन करते हैं और इसके बारे में अपन डिटेल से देखते हैं। जो पहाड़ी चित्रकला है, पहाड़ी चित्रकला जो है वो 17वीं शताब्दी से, कौन शताब्दी से, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य मानी जाती है। कौन शताब्दी से मध्य? 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच की मानी जाती है। जो कौन कौन से भागों में थी? भसरोली, गुलेर, कांगड़ा, चंपा, मंडी और जैसे हिमालयन क्षेत्रों में विकसित हुई। इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? भसरोली हो गया, गुलेर हो गया, कांगड़ा हो गया, चंपा हो गया, मंडी हो गया और हिमालय क्षेत्र में विकसित हुई। इसकी शुरुआत चमकीली व अलंकृत बरसोली शैली से हुई है। और इसका जो प्रारंभिक विकास माना जाता है वो कहाँ से माना जाता है? बरसोली शैली से माना जाता है, जो बाद में कांगड़ा शैली के रूप में अत्यंत परिष्कृत हुई। फिर कौन से आई? कांगड़ा शैली के रूप में इसको परिष्कृत किया गया, मतलब इसको बढ़ावा दिया गया, अत्यंत परिष्कृत हुई और भावात्मक बन गई। यदि भी इसमें मुगल, दक्कनी और राजस्थानी का प्रभाव दिखाई देता है। तो इसमें किसका प्रभाव दिखाई देता है अपन को? मुगल शैली का, दक्कनी शैली का और राजस्थानी शैली का क्या दिखाई देता है? प्रभाव दिखाई देता है इसके अंदर। यानी कि अपन बोल सकते हैं पहाड़ी शैली एक स्वतंत्र शैली नहीं थी, इसमें और शैली का क्या दिखता है? प्रभाव दिखाई देता है। आगे चले तो फिर भी यह एक स्वतंत्र क्षेत्रीय शैलीगत रूप में उभरी। मतलब प्रभाव तो दिखाई देता है, पर इसे एक बिल्कुल फिक्स क्षेत्र था। वो कौन सा था? अपनी पहाड़ी शैली। परंतु दिनांकित सामग्री और रेखाओं की अस्पष्टता के कारण इसे एक स्पष्ट रूप से वर्गीकृत करना कठिन है। वी.एन. गोस्वामी नाम है ना, कौन है? वी.एन. गोस्वामी ने इसके विकास का श्रेय पंडित शिव, किसको? पंडित शिव के परिवार के कलाकारों को माना है। तो इसका विकास का जो श्रेय किसे दिया जाता है? पंडित शिव। कौन है? पंडित शिव के जो कलाकार है उनके परिवार को माना जाता है, जिन्होंने बरसोली से कांगड़ा शैली तक रूपांतरित किया। मतलब इसके जो प्रारंभिक जो कलाकार थे वो किससे संबंधित थे? पंडित शिव से संबंधित थे, उसको माना जाता है। किसने माना इसको? वी.एन. गोस्वामी ने। इसके बारे में आपको याद होना चाहिए। उनके अनुसार राजनीतिक सीमाएं की बजाय कलाकारों के परिवारों को शैली के वाहक मानना अधिक उचित माना जाता है। यानी कि उन्होंने क्या किया? जो कलाकार है परिवार के, उन्होंने चित्रों को बनाया है। किस चित्र को बनाया? दक्कनी शैली के पहाड़ी शैली के चित्रों को बनाया है। इस शैली में नैसर्गिक सौंदर्य, आदर्श स्त्री चेहरा और राजसी जीवन के दृश्यों को प्रमुख बताया। किस किस को? तो नैसर्गिक जो सौंदर्य होता है ना आसपास का, उसको बताया गया है, आदर्श स्त्री के चेहरे को बताया गया है और राजसी जीवन के प्रमुख दृश्यों को बताया गया, जो कांगड़ा शैली के साथ भी प्रयुक्त हुई। तो मतलब जो पहाड़ी शैली थी वो धीरे धीरे किसमें हो गई? कांगड़ा शैली में उत्पन्न हो गई। शुरुआत इसका जो प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? बरसोली शैली। अब आगे चलते हैं और एक एक बारे में अपन अध्ययन करते हैं। पहली जो शैली है उसका नाम है बसरोली शैली। कौन सी? पहली बसरोली शैली। इसके बारे में अपन अच्छे से अध्ययन करते हैं। कौन सी शैली? बसरोली शैली। तो ये शैली अपन को देखते हैं। पहली शैली कौन सी है? बरसोली। देखो किसके टाइम पे इसका उत्पन्न हुआ, किसके टाइम इसका विकास हुआ, तो इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो बरसोली शैली की शुरुआत। बरसोली शैली एक पहाड़ी राज्य को पहाड़ी चित्रकला की पहली प्रभावशाली रूप में माना जाता है। यानी कि जो पहाड़ी चित्रकला है उसका प्रारंभिक केंद्र से माना जाता है, बरसोली शैली को माना जाता है। यह शैली राजा, इस टाइम राजा को, यह शैली राजा कृपाल पाल के शासन काल में विकसित हुई। तो इस टाइम पे जो बरसोली शैली का विकास हुआ उस टाइम में राजा कौन थे? कृपाल पाल। कब से कब तक? 1678 से 1695 के बीच। बरसोली शैली ने अपनी विशिष्ट रंग संयोजन, भावात्मकता, अभिव्यक्ति और धार्मिक साहित्य के विषय में चित्रण से पहाड़ी चित्रकला की परंपरा की नींव रखी। तो इसमें रंग संयोजन अच्छा था, भावात्मक अभिव्यक्ति थी और धार्मिक साहित्य का विषय में क्या गया? चित्रण किया गया था।
आगे चलकर कांगड़ा गढ़वाल शैलियों में इसकी प्रेरणा स्रोत बनी है। मतलब फिर आगे जाके कहाँ कहाँ गई, अनेक केंद्रों में भी विकसित हुई, जैसे कांगड़ा शैली हो गई, गढ़वाल शैली, इसका क्या हुआ, इसका विकास माना जाता। तो बरसोली शैली एक सबसे पहले प्रारंभिक शैली मानते किसकी, पहाड़ी शैली की। इस टाइम राजा कौन थे, कृपाल पाल। कब से कब की बात है, 1673 से 1695 की। यह आपको याद होनी चाहिए बरसोली शैली। आगे चलते हैं और इसके अपन देखते हैं बरसोली शैली की विशेषताएं क्या कहते हैं। मतलब हर शैली क्या आएगी, एक विशेषता आएगी, तो अपन को विशेषता याद होना चाहिए। तो अपन देखते हैं बरसोली शैली की विशेषताएं क्या कहती है और विशेषताएं क्या क्या नहीं थी। तो बरसोली शैली की विशेषताएं, बरसोली चित्रकला की विशेषताएं इसे अन्य पहाड़ी शैलियों से अलग बनाती है। यानी कि जो जितनी पहाड़ी शैली मिलती है उससे सबसे अलग क्या है, इसकी शैली का विकास हुआ है। इसमें तेज प्राथमिक रंगों जैसे लाल पीला नीले रंगों का प्रयोग होता है। यानी इसमें जो किसके साथ प्रयोग किया, कौन से रंगों का, लाल पीला और नीले रंगों का क्या प्रयोग किया है। अक्षर पीली पृष्ठभूमि दी जाती थी, अक्षर कौन सी, पीली पृष्ठभूमि दी जाती थी। चित्रों में उच्चा क्षितिज शैलीगत प्राकृतिक दृश्यांकन देखने को मिलता है। यानी उच्चा क्षितिज और शैलीगत प्राकृतिक दृश्यांकन देखने को मिलता। ये एक खास तकनीक थी। उभरे हुए सफेद रंग का प्रयोग किया जाता था, जिससे गहनों में मोती दिखाई देता है। जिससे गहनों में क्या दिखाई देता है, मोती दिखाई देता है। साथ ही हरे कीट रंगों का पन्नों जैसे प्रवाह जैसे जेवरों की अलंकृत किया गया है। यानी इसमें कीटों का प्रयोग है और पन्नों जैसे प्रवाह जेवरों का प्रयोग भी किया जाता है। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या आती है। साथ ही अपन ये देख लिया। अब आगे चलते हैं और इसके अंदर अपन देखते हैं और क्या क्या इसमें प्रभाव दिखाई देता है, क्या क्या नहीं देता है। इसकी सौंदर्य दृष्टि पश्चिमी भारतीय चोर पंचिका शैली से साबित थी। यानी इसकी जो सौंदर्य दृष्टि से कैसे पश्चिमी भारतीय चोर पंचिका शैली से क्या थी, साबित थी, मतलब उससे मिलीजुली थी। तो देखते हैं इसकी सौंदर्य दृष्टि पश्चिमी भारतीय चोर पंचिका शैली से सभ्यता रखती थी, जिससे इसकी कलात्मक परंपरा की गहरा स्पष्ट दिखती है। यानी कि इसमें किसका प्रभाव दिखते हैं, अपन थोड़ा सा पश्चिमी भारत चित्रकला का क्या देखते हैं, इसमें प्रभाव देखते हैं। यानी कि इसकी क्या हुई है, विशेषता। ठीक है, बरसोली शैली क्या है, विशेषता। अब देखते हैं इसके प्रमुख विषय और कलाकार कौन कौन थे। प्रमुख विषय और कलाकार कौन कौन थे, मतलब इस शैली में किस विषय का प्रयोग किया गया, इसके कलाकार कौन थे। तो टॉपिक आ गया प्रमुख विषय और कलाकार। बरसोली चित्रकला में प्रमुख धार्मिक साहित्यिक ग्रंथों जैसे रासमंजरी, जो किसने लिखी थी, भानुदत्त, भागवत पुराण, रागमाला को चित्रित किया गया है। तो किसका चित्र बनाया इसमें, रासमंजरी, भागवत पुराण और रागमाला क्या गया है, इसमें चित्रण किया गया है। प्रसिद्ध चित्रकार कौन है, देवीदास ने 1694 से 1695 में रासमंजरी की एक सुंदर चित्रमाला बनाए थे। तो रासमंजरी के चित्रकार कौन है, एक सुंदर चित्रमाला बनाई थी, यार ना इसको चित्रकार कौन है, इसके भानुदत्त, जो इस शैली की उत्कृष्ट कृतियों में गिनी जाती है। तो इसके अंदर चित्र बनाने का काम किसने किया था, वो क्या था, देवीदास ने। इन चित्रों में केवल राधा कृष्ण या धार्मिक प्रसंग नहीं है, मतलब किसमें, राधा कृष्ण और धार्मिक चित्रों को नहीं बनाया गया, उनके अलावा क्या है इसके अंदर चित्र, उनके अलावा क्या है इसके अंदर चित्र बनाए गए हैं। मतलब इसमें सिर्फ राधा कृष्ण के चित्रों को अधिक महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि राजाओं, उनकी पत्नियां, दरबारियों, गणिकाओं, ज्योतिषियों आदि का भी क्या मिलता है, अपन को चित्रण मिलता है। यानी कि देवी देवताओं के साथ बड़ा क्या बनाया गया, इसमें दरबारी चित्रण भी बनाया गया है, जिससे बरसोली शैली का एक सामाजिक सांस्कृतिक आयाम भी सामने आता है। कौन कौन सा आता है, सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी क्या आता है, इसको सामने आता है, अपन को देखने को मिलता है। यानी कि अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर कृष्ण का चित्र के साथ साथ क्या है, दरबारी चित्रण भी बनाया गया, उनके परिवार का चित्र भी बनाया गया। ये क्या होगी इसकी विशेषता और इनके चित्रकारों का नाम। अब आगे चले तो इस शैली का विकास किस प्रकार हुआ, यानी इस शैली का विस्तार, किस शैली का,
बरसोली शैली का विकास किस प्रकार और किस प्रकार इसका विस्तार हो, तो इसके बारे में विस्तार के बारे में अपन देखते हैं। तो क्या देखते हैं, शैली का विस्तार। बरसोली शैली का प्रभाव धीरे धीरे, अब क्षेत्र आप याद नहीं कौन कौन से, धीरे धीरे चंपा, कुल्लू, नूरपुर, मनकोट, गुलेर, कांगड़ा जैसी पहाड़ी शैलियों में फैलने लगे। तो बरसोली शैली के क्षेत्र कौन कौन से हो गए, चंपा, कुल्लू, नूरपुर, मनकोट, गुलेर और कांगड़ा शैली में क्या है, इसका विकास होने लगा। विशेष रूप से 1690 से 1730 के बीच, विशेष रूप से 1690 से 1730 के बीच गुलेर कांगड़ा शैली का विकास हुआ है। कौन से, 1690 से 1730 के बीच, जिसे बरसोली शैली का परिष्कृत और विकसित रूप माना जाता है। यानी कि इसके बाद कौन सी बनी, गुलेर कांगड़ा शैली विकसित हुई है। इसमें रंग संयोजन, आकृति सौंदर्य, भाव प्रकाशन और अधिक निखार आया है। और अधिक यानी इसमें कुछ परिवर्तन किया, किसमें, रंग संयोजन में, आकृति सौंदर्य में और भाव प्रकाशन में क्या गया, इसमें परिवर्तन किया गया, जो आगे चलकर चित्रकला की एक सबसे परिष्कृत धारा बनी। क्या बनी, परिष्कृत धारा बन गई। यानी कि अपन को देखने को मिलता है। अब अपन को एक चित्र मिलता है कुल्लू से। कहां से मिलता है, कुल्लू से। उस चित्र के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। उस चित्र का आपको याद होना चाहिए। तो कुल्लू की रामायण चित्र में श्रृंखला में एक मिलता है सांगरी। क्या नाम है, सांगरी चित्र है। उसके अंदर क्या क्या बताया गया, क्या क्या नहीं बताया गया है, वो देखो। कुल्लू के कलाकारों द्वारा बनाए गए चित्रों में रामायण को प्रमुख विषय के रूप में चित्र किया है। तो कुल्लू के चित्रकार सबसे प्रमुख चित्र कौन सा था उनका, रामायण, उनके बारे में बनाया। इसमें विशेष रूप से राम के वनगमन दान के दृश्य को सुंदर और भावपूर्ण दृश्य से बताया गया। यानी कि जो राम जब वनवास जाते उसका चित्र किया गया है और उनके द्वारा जो दान दक्षिणा दी गई उसके क्या गया, चित्र किया गया किसमें, सांगरी में। चित्रों में भावात्मक गहराई, रंगों की सजगता और पात्रों की मुद्रावती माध्यम से कथा और मामरिक क्षणों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत किया है कि उसमें कौन कौन से पात्र, कौन कौन से, उनके बारे में बताया गया है। जो कुल्लू क्षेत्र की चित्रकला परंपरा की संवेदनशीलता और धार्मिक भावनाओं को दर्शाता है। यानी कि जो क्या देता है, वहाँ की परंपरा कैसी थी, वहाँ की संवेदनशीलता कैसी थी और वहाँ की धार्मिक भावना कैसी थी कुल्लू के अंदर, उसके बारे में क्या मिलता है, अपन को जानकारी मिलती है। तो ये क्या गया, कुल्लू का रामायण चित्रण, ये अपन को दे रहे हैं। किसका भाग है, तो ये बरसोली शैली का ही भाग है। अब देखो, राम वनवास करे तो उसका चित्र किस प्रकार बनाया गया है वो भी अपन को देखते हैं और क्या होता है इसके अंदर, उसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो राम वन गमन वाला चित्र, यानी कि राम कहाँ जा रहे हैं, अब वनवास में जा रहे हैं, उसके बारे में चित्रण किया गया है। राम, सीता, लक्ष्मण वनवास के लिए तैयार खड़े। क्या करे, वनवास के लिए क्या करे, तैयार खड़े हुए। राम दान स्वरूप गायें, आभूषण, वस्त्र, सोने के सिक्के दे रहे हैं। मतलब क्या दे रहे हैं, वो दान दक्षिणा दे रहे, जिसमें क्या दे रहे, दान दे रहे, आभूषण दे रहे और सोने के सिक्के दे रहे। जिस चित्र में ब्राह्मण, बैरागे और आम आदमी और सेवक सभी अपने अपने भावों को साथ दिखाई दे गए। वहाँ आसपास ब्राह्मणों का चित्र किया गया, बैरागों से, और वहाँ के आसपास जो लोग हैं उनका क्या गया चित्रण क्या है। राम के चेहरे पर शांत मुस्कान है। क्या है, शांत मुस्कान है। लक्ष्मण आतुर है, सीता आशंकित है, जबकि जनता कृतज्ञ, अविश्वास, अप्रसन्न नहीं दिखाई देती, मतलब प्रसन्न दिखाई नहीं देती है, मतलब उसके दुख प्रकट करे, जो उनके गहरे भावात्मक जुड़ाव से दर्शा। यानी कि इसमें चित्र किया है, जो राम वनवास जा रहे उस टाइम पे भावात्मक दर्शय किया गया है इसके अंदर, चित्रों के अंदर। अब देखते हैं उसके बाद क्या है, चित्र देखते हैं कि गुरु विश्वामित्र के साथ वन गमन चित्र है। यानी कि जो विश्वामित्र थे ना, उसके साथ राम जी ने किस प्रकार वन गमन किया उसके बाद। तो इस चित्र में राम लक्ष्मण राक्षसों के विनाश, जो राक्षस थे उनके विनाश के हेतु गुरु कौन है उनका, विश्वामित्र के साथ प्रस्थान करने जा रहे हैं। मतलब जो राक्षस क्या करते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके बारे में जो बताया गया ना, तो उनको किन ले जा रहे हो, राम और लक्ष्मण को उनके विनाश के लिए ले जा रहे। कौन, गुरु विश्वामित्र। मार्ग में पेड़ों के पीछे छिपे जानवर, जैसे लोमड़ी, शेर को दिखाया गया, और शेर को दिखाया गया है। ये जानवर खतरे
और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। किसके माने जाते हैं? खतरे और साहस के प्रतीक माने जाते हैं। कौन? लोमड़ी और शेर। चित्रकारों ने इन प्रतीकों को के माध्यम से कपटी राक्षसों के छिपे हुए रहस्य को संकेत रूप से दर्शाया गया है। यानी कि इसमें चित्रों की दर्शाया गया है, तो जो राक्षस होते हैं उस तरह इसी तरह क्या कहते हैं, छिप कर वार करते खतरनाक, उनके बारे में दर्शाया गया है। आगे चले और मुख्य बिंदु क्या है, इसके सारांश क्या है, इसके बारे में अपन याद होना चाहिए। यानी कि बरसोली शैली के जो मुख्य बिंदु और सारांश क्या है, तो देखते हैं। बरसोली शैली की शुरू पहाड़ी चित्रकला का विस्तार धीरे धीरे कुल्लू और कांगड़ा तक हुआ। ये अपन देख लिया। यानी इसका विस्तार कहाँ माना जाता है? कुल्लू और कांगड़ा तक माना जाता है। इस परंपरा में कला, साहित्य, भक्ति और भावात्मक सुंदर समावेश देखने को मिलता है। चित्रों में प्राकृतिक विवरण, मानवीय भावनाएं, प्रत्यात्मक अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यानी कि प्राकृतिक चित्रण किया गया है, मानवीय भावनाएं दर्शाई गई है, प्रत्यात्मक चित्रण किया गया है, जो इन्हें केवल दृश्य कला ही नहीं बल्कि गहन सांस्कृतिक और भावात्मक अनुभव भी कराती है। तो ये अपना इसका एक पार्ट खत्म हो चुका है। वो कौन सी है? बरसोली शैली का। अब अपन दूसरी शैली के अंदर आते हैं, उसके बारे में देखते हैं। दूसरी शैली है, उसका नाम है गुलेर शैली। कौन शैली आगे? दूसरी गुलेर शैली। और गुलेर शैली के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। दूसरी शैली का क्या नाम है? गुलेर शैली। इसके बारे में अपन देखते हैं। तो गुलेर शैली 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बरसोली शैली में परिवर्तन के साथ गुलेर कांगड़ा शैली का उदय हुआ। तो इसका विकास किसे माना जाता है? बरसोली शैली से ही माना जाता है, जिसका श्रेय पंडित शिव और उनके पुत्रों मनकु, जिसे कहते हैं मानक, और नैनसुख से माना जाता है। यानी पंडित शिव के कितने पुत्र थे? 2, जिनका नाम क्या था? एक का नाम था मनकु, एक का नाम था मनकु और नैनसुख। राजा गोवर्धन चंद के संरक्षण में इस शैली का विकास गुलेर में हुआ। बाद में यह कांगड़ा, चंपा, कुल्लू तक फैली है। यानी इस टाइम पे जो राजा कौन थे? उसका नाम था गोवर्धन चंद। उनके टाइम क्या, इस शैली का क्या हुआ था? विकास हुआ। और इस शैली का धीरे धीरे विकास कहाँ हुआ? तो फिर कांगड़ा में हुआ, चंपा में हुआ, कुल्लू में और अपने क्षेत्रों में मान सकते हैं। नैनसुख, जो वहां उनके बेटा था नैनसुख, जसरोटा के राजा बलवंत सिंह के दरबारी कवि थे। यार ना, किसके थे? नैनसुख जसरोटा के राजा, उसका नाम क्या था? बलवंत सिंह के दरबारी चित्रकार थे। तो आज हो सकता है दरबारी चित्रकार किसके थे? जसरोटा के दरबारी चित्रकार थे, जिनका नाम था बलवंत सिंह। उन्होंने उनके जीवन के दृश्य अत्यंत यथार्थ रूप से चित्रित किए। यानी उनके जीवन का क्या उन्होंने चित्रण किया है। किसने? नैनसुख ने उन्हें क्या चित्रण किया है। आगे चले तो उनके जीवन का चित्रण के साथ साथ क्या किया उन्होंने? चित्रित किया है। उनके चित्रों में हल्के कोमल रंग, विशेष रूप से सफेद और धूसर रंग का प्रयोग किया गया। तो जो उनके जो चित्र है उसमें कैसे कैसे रंग का प्रयोग किया गया? हल्के और कोमल रंगों का क्या प्रयोग किया गया, और सुंदर और धूसर और सफेद रंगों का प्रयोग किया गया है। मनकु ने गोवर्धन चंद और उनके परिवार की छवि के चित्रण किया। तो मनकु किसके दरबारी कवि थे? गोवर्धन चंद के दरबारी कवि थे, जिनमें गीत गोविंद की श्रृंखला विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो गीत गोविंद की श्रृंखला में कार्य किसने किया? मनकु ने किया था, जिसका नाम क्या है? मानक भी कहते हैं। गोवर्धन चंद के पुत्र प्रकाश चंद ने कला को प्रोत्साहित किया, और मनकु और नैनसुख के पुत्र कौशल, फत्तू, गोदू उनके दरबारी चित्रकार के रूप में थे। यानी इनके पुत्रों का क्या नाम था? मनकु और नैनसुख के कौशल था, फत्तू था, और क्या था? गोदू, जो किसके काम करते थे यहाँ पे? गोवर्धन चंद के पुत्र के वहां पे काम करते थे, जिनका नाम था प्रकाश चंद। गुलेर शैली सभी पहाड़ी चित्रकला शैलियों में सबसे दीर्घकालीन प्रभाव छोड़ने वाली थी। यानी कि सबसे ज्यादा समय में रहने वाली कौन सी थी? गुलेर शैली को ही माना जाता है। तो गुलेर शैली आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे चले, कौन शैली आगे? नई शैली, उसका नाम है कांगड़ा शैली। अब कांगड़ा शैली ये तीसरा पार्ट है इसका, और कांगड़ा शैली के बारे में देखते हैं। कांगड़ा शैली का विकास किस प्रकार, कांगड़ा शैली का विकास किस प्रकार नहीं हुआ, तो अपन देखते हैं कांगड़ा चित्रकला का विकास। राजा संसार चंद, कौन यहाँ का राजा?
राजा संसार चंद के संरक्षण में कांगड़ा शैली का क्या हुआ, अभूतपूर्व विकास माना जाता है। तो विकास किसके टाइम माना जाता है, राजा संसार चंद के टाइम पे माना जाता है। अपने उत्कर्ष को प्राप्त किया गुलेर के प्रसिद्ध कलाकार मनकू, कौन थे, एक दो मनकू नेनसुंग कांगड़ा में आने से पहले इस शैली की नई ऊंचाई मिली। आने से इस मतलब जो मनकू थे वो कहाँ गए थे, कांगड़ा शैली में कार्य करने लगे, तो इसको क्या करा, इसको बहुत ज्यादा विकसित किया। संसार चंद का शासनकाल वास्तव में कला और संस्कृति का स्वर्ण काल माना जाता है। यानी कि इनके टाइम पे बड़ा क्या हुआ, कला और संस्कृति को बहुत ज्यादा क्या क्या महत्व दिया गया, इसलिए क्या माना जाता है, इस टाइम पे स्वर्ण काल माना जाता है। कांगड़ा चित्रकला के प्रारंभिक चित्र मुख्य आलमपुर में बनाए गए। कौन सा क्षेत्र था, इसका प्रमुख केंद्र कौन सा था, आलमपुर था। किसका, तो अपन बोल सकते कांगड़ा शैली का। जबकि इनकी परिपक्व कृतियां और उच्च स्तरीय कलाकृतियां नादौन में निर्मित हुई। तो इसके दो प्रमुख केंद्र कौन कौन से, एक का नाम है आलमपुर और एक का क्या नाम है, नादौन। यानी कि इसके अंदर नादौन में बहुत चित्र बनाए गए और आलमपुर में प्रारंभिक चित्र बनाए गए थे। किसे लेके, कांगड़ा से लेके। कलाकार कौन थे, मनकोर नैनसुख और राजा कौन था, संसार चंद। आगे चलते हैं और इसकी चित्रों की क्या विशेषता है, किसकी, कांगड़ा शैली की चित्रों की क्या विशेषता है और क्या क्या विशेषता नहीं है। तो अपन देखते हैं किसकी, कांगड़ा शैली चित्रकला की विशेषताएं क्या क्या और क्या क्या नहीं है। तो कांगड़ा चित्रकला को भारतीय चित्रकला में सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक माना जाता है। तो भारतीय चित्रकला में सबसे काव्यात्मक और गीतात्मक शैली किसे माना जाता है, कांगड़ा शैली को माना जाता है। इसकी विशेषताएं महीन रेखाएं, कौन सी है, महीन रेखाएं, चटक और सौम्य रंगों का समायोजन। चटक और सौम्य रंगों का क्या है, समायोजन यानी संयोजन, तथा अलंकरण में अत्यधिक बारीकी, मतलब अब चित्र कैसे बना है, महिला चेहरों में माथे से नाक तक सीधी रेखाएं खींची गई है। जो माथा है वो नाक तक क्या बना है, सीधी रेखाएं खींची गई है। कांगड़ा शैली की एक विशिष्ट पहचान है। यानी कि महिलाओं का जो माथे से नाक तक क्या बनाया, एक सीधी सरल रेखा में चित्र बनाया गया है। इसके मुख्य विषय क्या थे, भागवत पुराण, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, रागमाला और बारहमासा, जिनमें भक्ति, प्रेम, प्रकृति का सौंदर्य समावेशन दिखाई देता है। तो इसकी क्या है, इसमें सजा क्या है कि काव्यात्मक और गीतात्मक शैली को ज्यादा महत्व दिया गया। तो ये क्या होगी, इसकी विशेषताएं हो गई किसकी, कांगड़ा शैली की। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर कलाकार कौन कौन थे, कलाकार सबके याद होनी चाहिए आपको। तो कांगड़ा शैली के प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से नहीं है। तो अपन देखते हैं प्रसिद्ध कलाकार। नैनसुख कौन है, नैनसुख राजा बलवंशी के दरबारी कवि थे। यार ना, यहाँ का कौन था दरबारी कवि, कौन, दरबार के जो राजा कौन थे, बलवंशी। उसके कवि कौन थे, कवि मतलब एक चित्रकार कौन थे, तो नैनसुख। और अपने यथार्थवाद जीवन चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि अपने यथार्थवाद जीवन के चित्रण का क्या क्या है, इसने चित्रित किया है। उनके भाई कौन थे, मनकू गीत गोविंद पर आधारित श्रृंखला के कारण प्रसिद्ध हुए। तो इनके क्या, गीत गोविंद में क्या क्या उन्होंने कार्य किया था। और उनके पुत्र कौन थे, पुत्र कौशल, फत्तू, गोदू राजा संसार चंद के दरबार में चित्रकार के रूप में कार्य किया था। इनके पुत्र कहाँ काम करते थे, राजा संसार चंद के वहां काम करते थे। और कांगड़ा चित्रकला की परंपरा को आगे बढ़ाया है। किसको, कांगड़ा चित्रकला की परंपरा को क्या करा, आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया, तो कौशल हो गया, अपने बात करें फत्तू हो गया, गोदू हो गया, इन्होंने क्या करा, कांगड़ा शैली को आगे बढ़ाया है। आगे चले तो देखते हैं इसके अंदर विशेष चित्रण कौन कौन से थे। विशेष चित्रण कौन कौन से थे कांगड़ा शैली के अंदर, अपन देखते हैं। तो विशेष चित्रण के बारे में अपन देखते हैं। तो विशेष चित्रण भागवत पुराण और रस पंचाध्याय। कांगड़ा चित्रकला में गोपियों द्वारा कृष्ण की लीलाओं और पूतना वध, किसको सजाया, पूतना वध, गोवर्धन उठाना, कालिया नाग में मर्दन का अभिनयात्मक चित्रण किया गया है। यानी कि इसमें जो कृष्ण की जो लीलाएं उन्हें क्या क्या चित्रण किया गया है। इन चित्रों में भावात्मकता और नाटकीय का सुंदर संयोजन देखने को मिलता है। यानी इन चित्रों में भावात्मक और नाटकीय सुंदर चित्रण अपन को देखने को मिलता है। जो भक्ति
भक्ति और प्रेम, भक्ति प्रेम और नाट्य भाव को एक साथ जीवित करता है। इसमें भक्ति को महत्व देगा, प्रेम को और नाट्य भाव क्या देगा, महत्व दिया गया है। किसमें, कांगड़ा शैली में। और इसमें किसको बनाया गया है, कृष्ण की लीलाओं क्या करना है, चित्र बनाया गया है। आगे देखे इसमें एक चित्र मिलता है अष्टनायिका चित्रण। किसको मिलता है, अष्टनायिका चित्रण। इसके अपन इसके बारे में विशेषता क्या है इसकी, इसके बारे में देखते हैं। तो अपन देखते हैं अष्टनायिका का चित्रण। कांगड़ा चित्रकला में प्रेम की 8 अवस्थाएं दर्शाई गई। कितनी, प्रेम की 8 अवस्थाओं को दर्शाने वाले एक विशेष चित्रण की श्रृंखला बनाई गई है। यानी कि इसमें प्रेम के 8 अवस्थाएं, उसमें क्या बनाया, चित्र बनाया गया। इसमें अभिसारिका जो प्रेम से प्रिय से मिलने जाने वाले, यानी कि अभिसारिका किसे क्या है, जो प्रिय से मिलने जाने वाले, उसको क्या अभिसारिका के रूप में दर्शाया गया है। फिर इसके बाद है कलहारिता। कौन है, कलहारिता झगड़े के बाद विरह में डूबी नायिका। इसमें जो झगड़ा हो जाता है नायिका के बीच में, उसके बारे में चित्र बनाया गया है। इसमें बताया गया स्वाधीन वृत्तिका, यानी कि चित्र 8 अवस्था होता है। स्वाधीन वृत्तिका प्रिय को वश में रखने वाली स्त्री के बारे में बताया गया है। जो अपने प्रिय को क्या करे, वश में, उसके बाद स्वाधीन वृत्तिका बोला जाता है। जैसे नायिकाओं के भावात्मक स्थितियों को दर्शाया गया है। इसमें अलग अलग प्रकार दर्शाए गए, किसके, नायिका के चित्रणों को दर्शाया गया है। यह चित्र प्रेम की सूक्ष्म अनुभूतियों को सुंदर और भावात्मक रूप से प्रस्तुत करता है। यानी कि जो नायिका है उनके किस प्रकार के अनुभूतियां थी, उनके भाव किस प्रकार थे, उनके बारे में बताया गया है। किसमें, अष्टनायिका चित्र में। इसमें नायिका कितनी अवस्था बताई गई, 8 अवस्थाएं बताए गए। अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं होती है, उसका चित्रण किया गया है। आगे चले एक चित्र, उसका नाम है बारहमासा। कौन सा है, बारहमासा। तो अपन देखते हैं बारहमासा के अंदर क्या बताया गया। बारहमासा चित्रण। बारहमासा 12 महीनों के अनुसार प्रेम के भाव और मौसम के प्रभाव को दर्शाया गया है। जिसमें 12 चित्र होते हैं, जो इसमें किस प्रकार का प्रेम है और किस प्रकार का मौसम है, उसके 12 चित्र बनाए गए। विशेष रूप से ज्येष्ठ माह, विशेष रूप से किसको, ज्येष्ठ माह जो गर्मी का समय, उसको दर्शाया गया है। केशवदास की कवि प्रिया, केशवदास की कौन सी रचना है, कवि प्रिया के वर्णन का उपयोग किया गया है। केशवदास की जो कवि प्रिया है उसका, उसमें चित्र बनाया गया, किसका, बारहमासा, उसे क्या गया है, वर्णन किया गया है। जिसमें गर्म मौसम की तीव्रता और प्रेम में विरह की पीड़ा को सुंदर रूप से दर्शाया गया है। गर्म मौसम पर दर्शाया गया, और जो प्रेम होता है उसके अंदर विरह कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है। और भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। कैसे क्या, भावात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया। तो ये है 12 महीनों का वर्णन, बारहमासा का चित्रण। आगे चलते हैं और इसमें देखते अन्य पहाड़ी चित्रकला को, जो आपकी किताब में दे रखा होगा चित्र, उसको देख लेना एक बार, और आगे अपन देखते हैं। अब देखते कुछ चित्र मिलते हैं अपन को, उसमें देखते प्रतीक्षा आरत कृष्ण और सहनशील राधा, यानी कि अब कृष्ण जी और उसके चित्रों का अपन वर्णन मिलता है उसमें, आप उसमें देख लेना एक बार किताब में। अब देखते अपन आगे पंडित शिव और उनके पुत्रों का योगदान क्या रहा। तो पंडित शिव, उनके पुत्र का क्या नाम था, मानक या मनकू, और एक का नाम क्या था, नैनसुख। नैनसुख ने बरसोली शैली को प्रस्तुत करते हुए उसे कांगड़ा शैली तक पहुंचाया। यानी कि उन्होंने किस किस में काम किया, बरसोली शैली में भी काम किया और किसमें किया, कांगड़ा शैली में भी काम किया। दोनों कलाकारों की कला ने पहाड़ी चित्रकला को एक नई दिशा दी। दोनों कलाकारों की कला ने क्या की, पहाड़ी चित्रकला को एक नई। उसके बाद उनके पुत्रों का क्या नाम था, कौशल, फत्तू, गोदू आदि ने कांगड़ा शैली को स्वर्णिम युग का नेतृत्व के रूप में कार्य किया और उनकी जो परंपरा उसको ऊंचाई में पहुंचाया। मतलब जो पंडित शिव थे, उनके बेटों ने क्या किया, उसके साथ कार्य किया, और बेटों ने क्या किया, कार्य किया, और उनका क्या करा, एक चित्रकला को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। अब देखते मनकू द्वारा जो गीत गोविंद पर कार्य किया गया था, उसमें कैसे किस प्रकार का चित्रण हुआ अपन को देखना को पड़ता है। देखते हैं तो गीत गोविंद चित्रण में मनकू द्वारा क्या क्या काम किया। तो गीत गोविंद किसके द्वारा रचित थी, जय द्वारा रचित एक प्रसिद्ध संस्कृत काव्य है। तो गीत गोविंद के रचयिता कौन है, जय देव। किस भाषा में, संस्कृत भाषा का क्या है, काव्य है, जिसका मुख्य विषय राधा कृष्ण का प्रेम लीला है। जिसका मुख्य विषय क्या है, राधा कृष्ण की क्या है, प्रेम लीला है। इस काव्य की भावात्मक गहराई भक्ति रस को मनकू ने गुलेर कांगड़ा शैली में अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण रूप से चित्रित किया है। यानी कि जो मनकू थे उन्होंने क्या करा, इसमें कार्य किया है, जिसके चित्र बनाने का कार्य किया है। किस शैली में, गुलेर शैली में कार्य किया है।
जो इस शैली की कोमलता, सौंदर्य और भक्ति भाव को दर्शाते। यानी कि अपन बोल सकते हैं गीत गोविंद के अंदर चित्र जो बने थे उस पे कार्य किसने किया, मनकु ने किया है। किस शैली में, गुलेर शैली में किया है। आगे चले तो आगे अपन देखते हैं और आगे देखते हैं कि राधा कृष्ण की कथा का क्या क्या सारांश है। मतलब राधा कृष्ण का जो चित्र है वो किस प्रकार है और किस प्रकार है नहीं। तो गीत गोविंद की कथा, उसके बारे में अपन देखते हैं। गीत गोविंद की कथा जिसके अंदर क्या क्या है, तो इसके अंदर अपन थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि राधा कृष्ण का सारांश किस प्रकार है कथा का और किस प्रकार नहीं है। तो राधा कृष्ण की कथा का सारांश, गीत गोविंद की कथा में कृष्ण जब गोपियों के साथ रास रचाते हैं, कृष्ण जब गोपियों के साथ क्या रचा रहे, रास रचाते हैं, तो राधा दुखी होकर उदास बैठ जाती है। राधा दुखी होकर उदास बैठ जाती है। कृष्ण को अपने व्यवहार में क्या होता है, पछतावा होता है। वे राधा को ढूंढते हैं। वे राधा को क्या करते हैं, ढूंढते हैं। इसी बीच एक सखी संदेशवाहक बनकर राधा को कृष्ण के प्रेम की व्याथा सुनाते हैं। संदेशवाहक बनाकर क्या बनाते हैं, राधा कृष्ण के बारे में प्रेम की वाक सुनाते, किसको, राधा को और कृष्ण को। अतः राधा मान जाती है। दोनों के बीच प्रेम मिलन होता है। दोनों के बीच में क्या होता है, प्रेम मिलन होता है। ये श्रृंखला बिहर से मिलकर और यात्रा का सुंदर और भावात्मक चित्रण है। यानी कि अपन सीधा बात करते हैं कि जो राधा गोपियों के साथ रास रचाते हैं उस टाइम कौन, राधा रूस जाती है, फिर उनको मनाते हैं। इस प्रकार की कहानी में बताया गया है। तो आप इसको आराम से अध्ययन करोगे और आप इसके बारे में सब जानते हैं। अब देखते हैं चित्र की कल्पना किस प्रकार थी। अब वही चित्र की कल्पना की राधा को किस प्रकार दर्शाया गया, किस प्रकार नहीं दर्शाया गया, उसके अंदर क्या है। तो चित्र की कल्पना, चित्र में राधा संकोचवश झाड़ियों में जाने से हिचकिचा रही है। यानी कृष्ण जिसको मिलने बुलाते हैं उसको क्या करता है, डर लगता है। कृष्ण बेसब्री से राह देख रहे हैं, और कृष्ण क्या कर रहे हैं, बेसब्री से राह देख रहे हैं। पीछे जेवते हुए पंक्तियां लिखी है। मतलब राधा को मिलने बुलाते हैं और राधा क्या है, डरी हुई है। कौन है, कृष्ण जी। आगे चले और देखते हैं इसके अंदर वही। अब देखो इसमें क्या है, राधा संकोच छोड़े चूड़िया खनकते हुए दो प्रेम से मिलने चलो। तो इसमें जयदेव ने क्या लगा कि राधा संकोच छोड़ो, चूड़िया खनकने दो, खनकने दो और प्रेम से मिलने चलो। ये कौन बता दे, जयदेव ने पंक्तियां लिखे किसके बारे में, राधा और कृष्ण के मिलन के बारे में। आगे देखते हैं और इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं। बलवंत सिंह का नैनसुख के साथ चित्रण, यानी कि जो बलवंत सिंह जो राजा थे उनके टाइम पे जो दरबारी कवि थे, उसका दरबारी चित्रकार थे, उनका नाम था नैनसुख। उनके क्या क्या चित्रण किया गया उनके बारे में देखते हैं कि बलवंत सिंह के समय जो नैनसुख थे उनके साथ किस प्रकार चित्रण किया गया। यह चित्र जसरोटा का है। कहाँ का है, जसरोटा के राजकुमार बलवंत सिंह को दर्शाता है। तो राजा कहाँ के थे, जसरोटा, जो अपने हाथों में पकड़े कृष्ण के चित्र को ध्यान पूर्वक देख रहे हैं। यानी कि अपने हाथों में किसका चित्र ले रखा है, कृष्ण का चित्र उन्होंने ले रखा है। उनके सामने सिर झुकाए कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि स्वयं कौन है, नैनसुख खड़े हुए। मतलब उनके सामने कौन खड़े हैं, नैनसुख खड़े हुए, जिन्होंने शायद पहली बार स्वयं को अपने समक्ष के साथ चित्र किया है। यानी कि स्वयं को किसके साथ, राजा के साथ क्या क्या चित्रित किया गया है। मतलब इसमें जो बलवंत सिंह थे वो तो क्या कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का चित्र देख रहे हैं और उसके सामने कौन खड़ा हुआ है, उसके सामने नैनसुख खड़ा हुआ है और उनके बारे में दिखाई दे रहा है। जिन्होंने शायद पहले स्वयं को संरक्षित चित्रित किया है। बलवंत सिंह अपने महल में संध्या के शांत वातावरण में हुक्का पीते हुए चित्र किया गया। हुक्का पीते हुए का चित्र किया गया है। चित्र में बैरागी और स्थिरता का प्रतीक बने हुए हैं। मतलब उसमें जो संध्या का समय उसमें देख रहे हैं और उसके बाद क्या है, हुक्का फिर उसके बारे में देख रहे हैं। पास में संगीतज्ञों को पृष्ठभूमि को हल्की सी धुन में चित्रित किया गया। इसके आसपास जो संगीतज्ञ थे उनको भी क्या गया, चित्रित किया गया, जो वातावरण को और भी शांत गंभीर बनाता है। जो वातावरण को और शांत और गंभीर बनाता है। यह चित्र नैनसुख की संयोजन क्षमता और राजा के शांत स्वभाव को सुंदरता से प्रस्तुत करता है। यानी कि उसके बारे में बताता है, अपन को बारे में बताता है, किसके, राजा और नैनसुख के बारे में अपन बताते हैं। बाकी ये बातें वापस वही आ गया, रिपीट हो गया। अब देखो इसके बाद है नंद, यशोदा और कृष्ण के चित्र। नंद और यशोदा कृष्ण के
चित्र, तो इनके बारे में थोड़ा सा विशेषता देख लेना आप, और ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, आराम समझ आता है देखना। ये चित्र भागवत पुराण, ये चित्र किसे लिया गया है? भागवत पुराण के उस दृश्य को दर्शाता है, उस दृश्य को दर्शाता है जिसमें नंद बाबा अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ गोकुल छोड़कर वृंदावन की ओर यात्रा करें। यानी कि नंद और उनके परिवार जो कहाँ जा रहे हैं, गोकुल से कहाँ जा रहे, वृंदावन जाए, उसके बारे में चित्र बनाया गया। क्योंकि गोकुल में राक्षसों का संकट बढ़ गया। यानी गोकुल में क्या करते हैं, जो राक्षस थे उनके क्या करते, डराते थे, धमकाते थे, और क्या करते थे, उनके अंदर कुछ हानियां पहुंचाते थे, इसलिए ये छोड़कर चार। चित्र में नंद बाबा बैलगाड़ी में आगे हैं, नंद बाबा का है बैलगाड़ी में आगे हैं, और पीछे की गाड़ी में कृष्ण, बलराम, यशोदा और रोहिणी बेटी, और 2 गाड़ियां हैं, तो एक में तो नंद बाबा बैठे और बाकी में कृष्ण, बलराम और यशोदा और रोहिणी बेटी है। स्त्री और पुरुष, अब उसमें देखा है किस किस को बताया गया। तो जो स्त्री और पुरुष कौन है, स्त्री पुरुष अपने साथ सामान बच्चे को लेकर जा रहे हैं, सामान और किसको ले जा रहे हैं, बच्चे को लेकर जा रहे हैं। उनके हाव भाव, सिर का झुकना, आंखों का थकना और हाथों की पकड़ सभी को बहुत बारीकी से और यथार्थवाद दर्शाया गया है। यानी उनके साथ जो बच्चे थे उनको क्या गया, चित्रित किया गया है, उनके हाव भाव दर्शाए गए हैं। यह चित्र कांगड़ा शैली की विशेषताओं और प्राकृतिक दृश्यों को सूक्ष्म अवलोकन करता है और छायांकित जैसे सजीवता का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यानी कि इसमें किसको बताया गया, तो इसमें जो नंद बाबा है गोकुल छोड़कर कहाँ जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, उनके बारे में क्या गया, चित्र बनाया गया है। इसके बारे में अपने देख लें। ये तुम्हारा चैप्टर समाप्त होता है, और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।